क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से तारिक आफ्ताब साहब और उनके साबिक क्लास फेलो सिद्धार्थ प्रदीप जो न्यूयॉर्क से शरीक गुफ्तगू हैं। तारिक साहब का ओरिजिनल ताल्लुक पटना बिहार से है और सिद्धार्थ का ताल्लुक हरियाणा से है। ये दोनों क्लास फेलोज थे आईआईटी दिल्ली में। सो वेलकम टू बोथ ऑफ यू। शुक्रिया। शुक्रिया साहब। आपने पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में कुछ बातें की थी, आप उनके कुछ वजाहत करना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे जो चीजें उस वक्त आप नहीं कह पाए? जी हाँ, नहीं आपके आपकी इजाजत से कुछ बातें मैं दुरुस्त करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे किसी इंसान को तो जवाब दे नहीं हूं, लेकिन सच्चाई को तो हूं। तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, तो उन पे मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, जो गलतियां अपनी पहले वीडियो में दुरुस्त करूं। पहले तो मैंने कहा कि हरियाणा में मैक्सिमम लैंड होल्डिंग 16 एकड़ है। असल में वो 16 के करीब है, 8 से 20 एकड़ है। वो डिपेंड करता है कि जमीन पे साल में एक फसल होती है या दो, इस पे मबनी है। रेमिटेंसेस, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि रेमिटेंसेस बहुत हैं, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स इंडिया के 500 बिलियन से ज्यादा है। ये नहीं कि रेमिटेंसेस ही 500 बिलियन से ज्यादा है। तो रेमिटेंसेस 90 बिलियन के करीब है साल में, और रिजर्व्स 600-650 बिलियन। दूसरा, आपकी बात एकदम 100% सही थी। अब्दाली कंदहार से ही था, हालांकि उसकी पैदाइश हेरात से थी, तो थोड़े नंबर उसमें मुझे भी मिलते हैं। फिर कमेंट्स में पढ़ा एक बंदे ने तो ये भी इल्जाम लगा दिया कि एनसीईआरटी के अलावा लगता है सिद्धार्थ ने कुछ पढ़ा नहीं, कि जैसे विल ड्यूरेंट। तो विल ड्यूरेंट को मैंने पहली बार तब पढ़ा था जब मैं शायद बालिग भी नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल से शकील साहब, सब हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों के लिए विल ड्यूरेंट की केस फॉर इंडिया ये मैंडेटरी रीडिंग होनी चाहिए। ये किताब ये बहुत बहुत उम्दा किताब है, और एकदम न्यूट्रल ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंख खोल देने वाली अनबायस्ड किताब है, तो ये पढ़े। फिर किसी ने ये कहा कि आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, आप टू नेशन थ्योरी से एग्री भी नहीं करते और आप जिन्ना साहब की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या कहा वो बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने कहा कि उन्होंने जो अचीव किया मैं उसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। अब बिल क्लिंटन अमेरिका के लिए बहुत अच्छे प्रेसिडेंट थे, लेकिन कैरेक्टर तो उनका ढीला था। तो जिन्ना साहब की मैं काफी कमियां पाता हूं, लेकिन ये काबिले तारीफ है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए, उस नजरिए से बोला। सही। फिर आखिरी बात कहूंगा, बस इसके बाद मैं और स्पॉट टाइम नहीं लूंगा, कि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि भाई तारीख को हिंदू मुस्लिम चश्मे से क्यों ना देखें जबकि इतने जुल्म हुए। तो इस पे सफाई जरूरी है। देखिए, एक तारीखी हकीकत है, इस पे फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं कि मुगल राज में हिंदुओं के साथ, सिखों और जैनों के साथ ज्यादतियां हुई। अब आप बताएं कि मुगल हुकूमत ने बहुत मंदिर गिराए, वहां मस्जिद बनाए, हिंदू अक्सर हथियार तक नहीं रख सकते थे, उन्हें जजिया एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता। ये सब तो सच है, लेकिन माजी की जाति से आप हौसला लें, ना कि उसमें विक्टिमहुड तलाशें। ये भी सच है कि इस्लाम 8वीं से 18वीं शताब्दी में जो एशिया और अफ्रीका में 3 पुरानी सिविलाइजेशंस में फैला, इजिप्ट में, ईरान में और इंडिया में। महज कुछ सदियों में इजिप्ट और ईरान के जो पुराने जमीनी मजहब और उनका कल्चर था वो सब खत्म हो गया। यहाँ हिंदुस्तान में वो बचा रहा। तो आप और किसी से नहीं। अब अजीब सा है ये पॉइंट देते हुए इकबाल को कोट करना, लेकिन इकबाल ने ही कहा था हिंदुस्तान के बारे में कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो आप उसको, अगर ज्यादती हुई भी तो आप उसको देखें, और आप ये ना देखें वो सारी हकीकत नहीं थी। यहाँ इस बर्रे सगीर में हिंदू मुसलमानों के झगड़े भी हुए और वो एक दूसरे के साथ उन्होंने कोऑपरेट भी किया। तो आप ज्यादती की तनकीद भी करें और इस ताउन को सराहें भी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माजी में अगर कभी एक बार भी मेरी धरती के हिंदू और मुसलमान ने साथ मिलकर काम किया, तो इसका मतलब है मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे फोकस ये, इसलिए तो बस इतनी सफाई देना चाहूंगा। ओके, फेयर इनफ। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि आईआईटीज ने और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं
उन्होंने क्या रोल अदा किया है इंडिया में जो अपवर्ड मोबिलिटी है, और पाकिस्तान से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही है इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप की 350 में नहीं आती, 400 में भी शायद ही कोई आती हो। तो इंडिया में मैं परवेज हुदबॉय साहब का इंटरव्यू किया था, तो वो कह रहे थे कि आईआईटी से भी बेहतर हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट। तो इसको कैसे देखते हैं और किसको क्रेडिट जाता है इस चीज का, इतने अच्छे तालीमी इदारे बनाने का? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। दूसरी बात ये बोलूँगा कि जो ये आप काम कर रहे हैं ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन टू नेशंस who are culturally similar, and in my opinion there are a lot of similarities compared to the differences. I feel like जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही महज बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और उसके लिए आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपको बधाई देना चाहूँगा। As far as IITs are concerned, मुझे ऐसा लगता है कि IITs का एक क्रूशल रोल अपवर्ड मोबिलिटी में है, और वो रहेगा आगे भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि IITs का नंबर इंडिया में बहुत इंक्रीज कर गया है। इन फैक्ट प्रीटी मच एवरी कैपिटल सिटी इन इंडिया हैज़ एन IIT नाउ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस इस बात की नहीं है कि अपवर्ड मोबिलिटी ड्राइव होती है IITs से इन इंडिया, बट इम्पोर्टेंस इस बात की है कि IITs ने लोगों को एक ऐसा एटीट्यूड दिया है कि अगर मैं IIT में आया हूँ तो एटलीस्ट मैंने कुछ अचीव किया है। वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिटी के लिए, नॉट जस्ट अमंग इंडियंस और पाकिस्तानीज बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब US ने पहली बार ह्यूमंस को मून पे भेजा, तो it was that sense of achievement that motivated people to do important things in science and technology in this country, in the United States. And मुझे ऐसा लगता है कि having that sense of achievement is a threshold that you have to cross, and वही role है IITs का इंडिया में। IITs are probably not the topmost institutions in the world, and they are definitely not the topmost institutions in India as far as research is concerned. उसका एक एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है रिसर्च के लिए इन द US और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ से बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइजेस मिले हैं रिसर्च के लिए, फंडामेंटल रिसर्च के लिए, और मेरे हिसाब से IITs में कोई ऐसे प्रोफेसर्स या स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं जिनको फंडामेंटल रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला हो। सो नोबेल प्राइज इज जस्ट एन एग्जांपल। आई डोंट मीन कि दैट इज द बेंचमार्क अगेंस्ट विच ऑल इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी इवैल्यूएटेड, लेकिन IITs का एक फंडामेंटल रोल ये है कि अगर आप IITs में अपने फैमिली के किसी मेंबर को जाते हुए देखते हैं तो वो आपको एक एस्पिरेशन देता है, और वो एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन देता है ताकि आप अपने ज़िंदगी में मेहनत करके कुछ आगे बढ़कर कुछ अचीव कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि IITs का वो सिग्निफिकेंट रोल है इन इंडिया, एंड there are other institutions in other countries who have significant roles like this in those countries as well. I am sure Pakistan में भी ऐसे institutions हैं। In fact मैंने जो मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी friends हैं जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आए हैं पाकिस्तान में, एंड वहाँ से ग्रेजुएट करके फिर US में आके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से तालीम हासिल की है उन्होंने। It is basically a continuation of that sense of achievement, because वो आपको motivate करता है, और वो motivation जो है especially in our countries like India and Pakistan where you see a lot of poverty around you, irrespective of where you have been born and grown up, you will see a lot of that, and that poverty demotivates you in many ways. So having such an institution, having the ability to look at other people and yourself of achieving accomplishments that will motivate you
is a fundamental aspect of the IITs and other educational institutions which make आपके जो लोग हैं in the communities to strive to do better and more excellent things. So मेरे हिसाब से IITs का वो significant role है in India. As far as upward mobility की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि that was not the goal or the aim of IITs in India. जब जवाहरलाल नेहरू ने पहला हमारे पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पहला IIT इस्टेब्लिश किया था, उनका इंटेंशन ये था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सेलेंस अचीव करेंगे और हमारे मुल्क के लिए इंजीनियर्स बनाएंगे जो कि हमारे मुल्क का डेवलपमेंट पे काम करेंगे. हालांकि वो हुआ और उसका इफ़ेक्ट आप अभी भी देख सकते हैं विद इन इंडिया. बट एक ऐसी चीज़ हुई कि उन्होंने एक एग्जाम्पलरी इंस्टीट्यूशन ऐसा क्रिएट किया जिसकी आप देख सकते हैं कि रिकग्निशन हर जगह है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द US एंड यूरोप एंड एवरीवेयर एल्स. In fact, a lot of Pakistani friends that I know the IIT name. In fact, not just from previous generations. मैं एक पाकिस्तानी फैमिली को जानता हूँ, उनका बेटा यहाँ पे जॉन्स हॉपकिंस करके एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रिसर्च पोजीशन पे है और वो काफ़ी फंडामेंटल रिसर्च पे काम कर रहा है, PhD की डिग्री परस्यू कर रहा है वहाँ पर. तो मेरी उससे मुलाकात थी पहले, बट उसको पता चला कि मैं IIT दिल्ली से हूँ. तो एक फंक्शन जहाँ पे हम भी इनवाइटेड थे, मैं और मेरी वाइफ, वो मेरे पास आया और उसने बोला कि मुझे मालूम नहीं था कि आप IIT से हो और चूँकि मैं यहाँ पे PhD कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स जो हैं वो IIT से हैं, डिफरेंट IITs से इंडिया से, और उनके साथ इंटरेक्ट करके और उनके साथ रिसर्च करके साथ में मेरा इम्प्रेशन ऑफ IITs ऐसा हो गया है कि आई फील लाइक यू आर स्पेशल पीपल. एंड मेरा रिस्पॉन्स यही था कि वी आर नॉट स्पेशल पीपल, वी हैव जस्ट बीन थ्रू स्पेशल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस विच हैव मेड अस हु वी आर. एंड अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमको वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि that is the fundamental role of IITs in India. जी तारिक साहब, आपने अच्छी बातें की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों में एक अपोजिशन रही है जदीद एजुकेशन की. आरिफ मोहम्मद खान का मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, जो गवर्नर हैं केरला के एक वक्त था कि जब अंग्रेजों ने कहा कि हम एक संस्कृत कॉलेज बना देते हैं इधर, तो MN रॉय जो थे, हिंदू रिफॉर्मर जो थे, उन्होंने कहा नहीं अंग्रेजी कॉलेज बनाइए, संस्कृत कॉलेज नहीं बनाइए. तो जब उन्होंने मुसलमानों ने कुछ ने डिमांड की कि अभी हमारे लिए भी बनाएं, तो उस पे 8000 उलमा ने ये कहा कि ये अंग्रेजी तालीम जो है ना, ये तो हराम है, इससे मुसलमानों को जो है ना वो दीन से दूर हो जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे. इवन इकबाल जैसे जो लोग थे, मॉडर्न लोग, पढ़े लिखे लोग, अकबर अलाहाबादी जैसे जो लोग थे, रिलेटिवली मॉडर्न लोग, तो वो अंग्रेज के जमाने में जज भी रहे, काजी थे, लेकिन उन्होंने भी जदीद तालीम का बहुत मजाक उड़ाया. इकबाल ने भी इसी खौफ का इजहार किया कि हमें क्या मालूम था कि एथियज्म भी चला आएगा, इल्हाद भी चला आएगा तालीम के साथ. तो ये जो फियर है, जो इतनी इनसिक्योरिटी है, ये क्या आज भी मुसलमानों को जदीद एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन से दूर रख रही है इंडिया में? मुझे लगता है कि there is definitely some truth to what you are saying. There are certain communities in India, Muslim communities में भी different communities हैं इंडिया में, तो there are certain communities who feel that way. मैं personally ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो सोचते हैं कि अगर अंग्रेज़ी तालीम देंगे हम अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, तो उससे जो चेंजेस होंगे हमारी फैमिली में वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. मुझे लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये इतना वाइड स्प्रेड है अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. इट इज़ फ्रिंज एलिमेंट्स इन माय ओपिनियन, और वो जो सिचुएशन है विथ टाइम चेंज कर रही है. सो अगेन मुझे ये लगता है कि फैमिलीज़ में जहाँ पे एजुकेशन
ट्रेडिशनली नहीं रही हो, अंग्रेजी एजुकेशन ट्रेडिशनली नहीं रही हो, या लिबरल एजुकेशन ट्रेडिशनली नहीं रही हो, लोगों ने, देयर आर ऑलवेज दीज trailblazers, the first people from such families who actually go and get an English education. और उस तालीम के वजह से उनकी फैमिली में, उनके अपने लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को वो देखते हैं, ना कि वो खुद नहीं देखते, सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं, और वो देखते हैं कि हमारी लाइफ कैसी है और कैसी चेंज हो सकती है। वो प्रॉस्पेक्ट ही जो है वो चेंज कर सकता है फंडामेंटली चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि ऑन एवरेज मुस्लिम फैमिलीज इन इंडिया, देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एजुकेशन हैज़ चेंज्ड, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि पहले एजुकेशन की तरफ एटीट्यूड जो था वो बहुत रैम्पेंटली वैसा था कि हम लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी एजुकेशन नहीं देंगे। और उसका रीज़न ये था, मेरे हिसाब से, there are certain families that live in neighborhoods that are predominantly Muslim. उससे क्या होता है कि आप एक तरह के लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, उन्हीं तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं, और उन्हीं के जो ओपिनियंस हैं वो आपके ओपिनियंस बन जाते हैं। लेकिन इंडिया में मुझे ऐसा लगता है, बेस्ड ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, कि ऐसा उतना कॉमन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे हिंदूज़ हैं, वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में बहुत सारे क्रिश्चियंस इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ इन पटना, एक सेंट माइकल्स करके एक स्कूल था, वहाँ पे काफ़ी पुराना स्कूल है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑर्फनेज फॉर चिल्ड्रन whose parents were killed during the 1857 war of independence, the first war of independence, जैसे हम इंडियंस बोलते हैं, और अंग्रेज़ उसको सिपाही म्यूटनी बोलते हैं बेसिकली, कि जो सिपाही थे, इंडियन सिपाही थे, उनकी आर्मीज़ में, ब्रिटिश आर्मीज़ में, उन्होंने म्यूटनी की थी अगेंस्ट देयर ब्रिटिश रूल। सो उसके बाद जेजुइट्स ने उस स्कूल को ले लिया और उनको रन करते थे, बट उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करोगे तभी आपको इस स्कूल में हम अपनी एजुकेशन देंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। इनफैक्ट हिंदूज वर वेलकम इन आवर स्कूल, मुस्लिम्स वर वेलकम इन आवर स्कूल, बुद्धिस्ट्स वर वेलकम इन आवर स्कूल्स, anybody who wanted to get an education and could get into that school was welcome in that particular school. तो मुझे ऐसा लगता है कि having that diverse experience is fundamentally important to how कैसे आपके families के लोग सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में having that diversity of experiences and opinions because of interactions with people of different communities, different religions, different eating habits, different cultures definitely helps Muslims in India। और वो एक cultural melting pot है मेरे हिसाब से इंडिया में, जो कि वो हमेशा रहेगा। However, there are certain areas in Patna जहाँ से मैं हूँ जहाँ पे predominantly Muslims ही रहते हैं। वहाँ पे आप कभी नहीं देखेंगे कि Hindus will buy properties there और Christians will buy properties there। ऐसा मैंने Christian communities में और हिंदू communities में नहीं देखा उतना commonly, at least पटना में। तो उन communities में जो लोग रहते हैं उनके opinions जो है वो मुझे लगता है थोड़े different होते हैं compared to the other communities। अच्छा सिद्धार्थ, हिंदू मुस्लिम टेंशन क्या आपके ख्याल में यकतरफा है या दोनों तरफ गलतियां होती हैं, और दंगा फसाद जो है जो होता रहा है इंडिया में उसको रोकने का क्या तरीका है? जी देखिए, दो भाइयों में, तारिक और मुझ में ले लीजिए, या दो मजहबों में या दो मुल्कों में फसादात तब होते हैं जब आप खुद को जैसे देखें दूसरा आपको वैसे ना देखे। आप खुद को समझे आइंस्टाइन और दूसरा सोचे कि आप कुछ भी नहीं। अब आपको आता है गुस्सा, आप चाहे लेकिन गुस्सा हो, लड़ लें, सर के बल उल्टा खड़ा हो जाए। अगर आपको सही में आप ये चाहते हैं कि दूसरा अपनी राय दुरुस्त करे आपके बारे में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद बदलना होगा।
यही तरीका है आगे साथ और प्यार से रहने का। और यहाँ दोनों हिंदू और मुसलमानों के को कुछ समझने की जरूरत है। और मैं कोई फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं कर रहा या इक्विवेलेंस भी नहीं कर रहा, फॉल्स छोड़े, क्योंकि दोनों तरफ एक्चुअली मसले बहुत अलग अलग है। अगर आप ये फसादात और हिंदू मुसलमान के फसादात ही लें तो किसी भी फसाद के मेरे हिसाब से 3 पैरामीटर्स हैं। पहला तो हिस्ट्री, माजी, ये फैक्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते, इसे ये नहीं कह सकते नहीं हुआ, इससे नाराज हो सकते हैं, इस पे खुश हो सकते हैं, वो ठीक, बट ये जैसा था वैसा था। दूसरा पैरामीटर है आपका चश्मा या आपका नजरिया। इस पे हमने पहले भी बात की थी। आप खुद इस हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, आप किस परिवार में पले बड़े, किस मजहब से हैं, किस एरिया में रहते हैं, क्या आप उसमें फॉल्स पुरानी ग्लोरी ढूंढेंगे या विक्टिमहुड ढूंढेंगे। इससे होती है पोलराइजेशन। अभी तक दंगे पे नहीं आए। तीसरा पैरामीटर है आपका एक्शन। आपने हिस्ट्री पढ़ ली, अपने अपने चश्मे से पढ़ी, अब आप उसका करेंगे क्या, इससे होते हैं फसाद। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि इस पे मैंने सोचा था कि तारिक और मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि मैं हूं एक बहुत ही ज्यादा कट्टर हिंदू और तारिक है एक बहुत ही ज्यादा कट्टर मुसलमान। और तारिक अगर माजी को एक बहुत खास चश्मे से पढ़े, जैसे कि हम मुसलमान तो पहले कभी तोप थे और पूरे हिंदुस्तान पे हमारा राज था, तो एक हिंदू मैं जिसने पढ़ा है कि भाई कितने मंदिर गिरे, वो हिंदू ये तो पूछेगा कि भाई तारिक, अगर तुम बाहर से आए हुए मुसलमान रूलर्स को ऐसे प्राउडली ओन करते हो जैसे वो खुद तुम्हारे हो, हालांकि वो उज़्बेक और अफगान थे, तो उन ज्यादतियों के लिए भाई सॉरी भी बोल दो प्लीज। जो कि आप एक पहलू को अपना के और दूसरे से पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ सकते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब तारिक बोले कि नहीं, रूल भी हमारा था, हम उन्हें ओन करते हैं, और मंदिर जिन्होंने गिराया वो तो या तो बाहर के थे या उनका गिराना जायज था। तो अब नेचुरली इसमें हिंदू तो रिएक्ट करेगा, ये लाजमी है। एजुकेशन 100% लिटरेसी तो है नहीं, हर तरह के हिंदू हर तरह के मुसलमान होते हैं। अब सोचें इस बात पे खफा होके मैंने तारिक की कुटाई कर दी, अब हो गए दंगे। तो सवाल यह है, इस सब दंगे में इसकी शुरुआत से आखिर तक गलती मुझसे कहां हुई और तारिक से कहां हुई, हमने क्या क्या गलती की। अगर तारिक का नजरिया समझें, आप खुद को जब एक बहुत हिंदुओं के लिए ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है, जब आप खुद को एक चश्मे से, खुद के चश्मे से हिस्ट्री देखें तो ऑब्जेक्टिव होना मुश्किल हो जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका यह है इसे समझने का, अगर तारिक के एस्पेक्ट में एनालाइज करें, कि एक आपको कंपेरेबल प्रॉक्सी ढूंढना पड़ेगा। यानी आप अपने सोचने का नजरिया किसी तीसरे पे इस्तेमाल करें। जैसे सोचे कि इंडिया में, उड़ीसा में एक गरीब ट्राइबल है, बहुत गरीब स्टेट है उड़ीसा, इंडिया की बिहार जैसे। अब वो 10 साल पहले नया नया क्रिश्चियन बन गए हिंदू से। एक किताब पढ़ी है मेरे पास, पता नहीं दिख रही है, कि ये जैसे ये उड़ीसा की लेडी है मान लीजिए, तो ये ट्राइबल बन गए क्रिश्चियन। और ये ट्राइबल बन के अब ये कहें कि भाई इंडिया पे 200 साल हमारा राज था, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई तब से लेके 1947 तक, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन थे और हम उनके हम मजहब हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं। तो वो ऐसा कह तो सकते हैं, लेकिन लोग इस पे जोर जोर से हंसेंगे, तारिक भी हंसेगा, मैं भी हंसूंगा। अब जब किसी तीसरे के हिसाब से सोचे तो लगता है बात एकदम ठीक है, बट हम खुद इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये बात, सिंपल सी बात समझ नहीं आती। तो यही मुगल रूल की भी बात थी। वो हुक्मरान कुछ उज़्बेक और अफगान थे, परिवार थे। यहाँ में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिंदू और मुसलमान वो बेचारे पसमानदा ही थे। तो ये गलती करता है इस एग्जाम्पल में कट्टर मुसलमान, यानी कि तारिक, कि फॉल्स ग्लोरी तो कबूल है, लेकिन असल जो दुख है ज्यादती पे वो नहीं है। अब देखते हैं कि एक कट्टर हिंदू, यानी कि इस एग्जाम्पल में मैंने क्या गलती की। अब देखें कि भाई अंग्रेज ने कर दिया जलियांवाला बाग, अब क्या उसका बदला मैं उड़ीसा में इस ट्राइबल की पिटाई करके लूं क्योंकि वो अंग्रेज का हम मजहब है? आप सोचें, औरंगजेब ने ज्यादती की तो मुझे तो ये चाहिए कि टाइम मशीन लेके आऊं और माजी में जाऊं और उसकी कुटाई करूं, तारिक की थोड़ी। तो आप किसी की गलती की सजा किसी और को देते हैं, ये मेरी गलती है। तो अगर इस पे बस 2 मिनट और ले लूं तो एक थोड़ी और बात कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से इंसाफ और दंगे में फर्क बहुत थोड़ा है। कोई सुबह सुबह ऐसे नहीं उठता कि चलो भाई आज मूड ठीक करने जाके दंगा करते हैं। आफ्टर ऑल आप रिस्क लेते हैं, पुलिस पकड़ लेगी, कोई इमोशन है जो आपको मजबूर करता है दंगा करने पे।
आपको लगता है कुछ गलत हुआ है कल परसों मेरे परिवार के साथ या माजी में मेरी कम्युनिटी के साथ, आज मैं इसके लिए इंसाफ लूंगा। तो मैं ये कहूंगा ये जो इंसाफ की मुहिम पे जो लोग निकल पड़ते हैं हुजूम की तरह, ये मुहिम कंटिन्यूअस होनी चाहिए और टारगेटेड होनी चाहिए, तब ये इंसाफ बनेगी, ना कि दंगा। आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है वहीं तभी तुरंत उसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज हो, ऐसे रुकेंगे दंगे राइट्स। अब चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो या कोई मौलाना, उससे उसी पॉइंट पे टारगेटेड फैशन में लड़े, एग्रेशन का इजहार करें, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कानून के दायरे में। हमारे यहाँ होता यह है, दोनों हिंदू और मुसलमानों में होता यह है कि इंतहा पसंद बयान कि अगर आप एक स्केल बनाएं 1 से 10 तक, ये कहें भाई एक स्केल पे जो 1 नंबर का जो बयान है वो इस तरह का है कुछ हार्मलेस सा कि भाई हमारा मजहब तुम्हारे मजहब से बेहतर है, और मान लीजिए कि स्केल पे 10 नंबर का बयान कुछ ऐसा है कि दूसरे मजहब के सब लोगों को कत्ल कर दो। तो हमारे यहाँ होता यह है कि हंसते खेलते सब 1 से 6, 7, 8 तक होने देते हैं, उसको टारगेट करके चैलेंज नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं होते, पीछे जेल नहीं भेजते उन लोगों को। फिर जब 10 वाला स्केल पहुंच जाती है तब आप सडनली रिएक्ट करते हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट आती ही इस वजह से है कि आप पहले ही उन भड़काऊ बयानों को से नहीं लड़ते कानून के तहत। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए, दोनों तरफ अपने अपने, एक तरफ अपना माजी को दुरुस्त करने की जरूरत है, दूसरी तरफ अपनी इंसाफ की मुहिम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये स्पोरेडिक नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि जब किसी ने मीडिया ने किसी बात को उठा दिया आप तभी इंसाफ पसंद बने। आप सारे वक्त ढूंढते रहें कि कहाँ क्या गलत हो रहा है और उसे तभी चैलेंज करें। जी सही। अच्छा, हमारे यहाँ एक साहब हैं, बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, औरिया मकबूल जान। जी तो उन्होंने काफ़ी वो इन मौजूआत पे लिखते हैं, और उन्होंने एक दफ़ा ये लिखा कि सच्चर कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि मुसलमान जो हैं वो तो शूद्रों से भी नीचे हैं। तो लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि वो कभी पाकिस्तान में ये मुतालबा नहीं करते कि हमारी गवर्नमेंट को भी एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं, किस तरह उनको बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने यहां तक लिखा कि आज दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहां गैटोज पाए जाते हैं। गैटोज आपको पता है कि यूरोप में जैसे यहूदियों को अलग मोहल्लों में रखा जाता था जहां सहूलतें नहीं होती थी, तो वो कहते हैं जी इंडिया में गैटोज पाए जाते हैं और उन गैटोज में मुसलमान रहते हैं। तो इस हद तक। फिर एक जुल्फकार चीमा साहब हैं, वो भी कालम लिखते हैं, ही इज अ रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मोटरवे में थे वो जब रिटायर हुए। तो उन्होंने लिखा जी अगर किसी ने गुलामी देखनी हो तो इंडिया में मुसलमानों को देख ले। तो मुसलमान जो हैं वो कभी खुल के बात नहीं करते, वो हमेशा डरे डरे रहते हैं। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब तो डरे डरे नहीं रहते, बिल्कुल वो तो बड़े बड़े धड़ल्ले से बयान देते हैं। और कौन से मुसलमान हैं इंडिया के जो अपने आप को गुलाम समझते हैं। तो मैंने शाहिद सिद्दीकी साहब का भी इंटरव्यू किया है, जो एक वेल नोन जर्नलिस्ट है दिल्ली बेस्ड। तो वो यही कह रहे थे कि इंडिया में अगर मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता है तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ना वो उसको बहुत उचक लेता है, उसको बहुत सूट करता है वो। जी और अगर मुसलमानों के साथ कोई अच्छा हो तो वो फिर पाकिस्तानी मीडिया में जगह नहीं पाता। बिल्कुल। तो टू नेशन थ्योरी की एक जरूरत है कि इंडिया के मुसलमानों के साथ जितना को प्रॉब्लम्स होंगे वो पाकिस्तानी उसको बहुत हाईलाइट करेंगे। तो तारिक साहब आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? एक्चुअली ये सवाल जो है काफ़ी पेचीदा है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और जो कि आपने बात कही कि नैरेटिव की बात कही, अगर मैं कोई भी नैरेटिव प्रमोट करना चाहता हूँ, अगर 10 चीज़ें होती हैं, 10 इंसिडेंट्स होते हैं जिनके 10 फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं, उसमें से 4 या 5 चीज़ें ही मेरे नैरेटिव को सूट करती हैं, मैं उनको हाईलाइट करूंगा और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए नैरेटिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि जो एक्चुअली चीज़ें हो रही हैं ग्राउंड पे, जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी को चेरी पिकिंग कहते हैं ना जी। चेरी पिकिंग, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गेटोइज्म की जैसे बात है, गेटोइज्म सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह है।
सो पहले तो जो ये फैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। आप इंग्लैंड चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी चले जाएं, न्यूयॉर्क सिटी में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे प्रिडोमिनेटली एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज आपको मिलेंगी रहती हुई। हार्लम वगैरह में जी, हार्लम जैसे है न्यूयॉर्क में, या ब्रुकलिन है, ब्रुकलिन में भी कुछ एरियाज हैं। आई थिंक अब जेंट्रिफिकेशन करके एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, विच इज़ कि अगर आपके स्पेसिफिक शहर के स्पेसिफिक एरियाज में एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ रहती हैं जिसके वजह से उन कम्युनिटीज़ के वजह से नहीं, बट बिकॉज वो कम्युनिटीज़ को इग्नोर किया गया है, वो एरिया जो है अनलिवेबल हो गया है बाकी लोगों के लिए, बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए। तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि वो जो एरिया है उसको ऐसा बना दिया जाए जाकि जहाँ से गोरे लोग भी जाके रह सकें, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग भी जाके वहाँ रह सकें, हिस्पैनिक लोग जो लटीनोज हैं वो लोग भी जा करके वहाँ रह सकें। तो ऐसी, मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ ब्लैक्स को विद इन अमेरिकन कम्युनिटीज़, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। This situation can be reversed. There are certain communities in San Francisco, for example, जहाँ पे Asians predominantly रहते हैं, और वो सिर्फ चाइना टाउन या जापान टाउन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, वो अलग एरियाज भी हैं वैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फैक्ट जो है कि आपके पास सिर्फ हिंदुस्तान में गेटोज एग्जिस्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर फियर की टेंडेंसी बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, बट अगर मैं कहाँ किसी एक जगह रहता हूँ और मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ यूएस में डिफरेंट एरियाज हैं, आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तानी हैं स्पेसिफिकली, अगर कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है वहाँ पे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, तो एवरेज हिंदुस्तानी जो उस एरिया में रहना चाहता है वो प्रेफर करेगा उस कम्युनिटी में या उस एरिया में जाकर रहने का। सेम थिंग विद पाकिस्तानी पीपल एज वेल इन माय ओपिनियन, मुस्लिम्स के साथ, नॉन मुस्लिम्स के साथ, कि भाई हम अपने बच्चों को अपना कल्चर देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को हिंदुस्तान या पाकिस्तान या इस्लाम के बारे में एजुकेशन देना चाहते हैं और उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम, अदर चीज़ों से एक्सपोजर ना हो उनको। ये मैंने एक्चुअली टोरंटो में भी देखा है काफ़ी होते हुए, क्योंकि वहाँ पे टोरंटो एक बड़ा शहर हो गया और वहाँ पे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोगों की, इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन काफ़ी है, और आप सर्टेन एरियाज़ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे अंग्रेज़ी में आपको शॉप्स में साइंस ही नहीं दिखेंगे। देयर इज़ एन एरिया इन टोरंटो कॉल्ड स्कार्बरो, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो ही चीज़ें एक्चुअली दो ज़बानें दिखेंगी आपको शॉप्स के साइंस पे, या तो तमिल में आपको अंग्रेज़ी होगी, बट तमिल भी होगा और उर्दू भी होगी। तो उसका रीज़न ये है कि जो प्रिडोमिनेंटली इमिग्रेशन हुआ टू टोरंटो श्रीलंका से या तमिलनाडु से, तमिल स्पीकिंग पीपल का, वो लोग वहाँ गए, बहुत सारे मुसलमान लोग भी वहाँ गए और हिंदुस्तानी लोग भी गए, हिंदुस्तानी में नॉन तमिल स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के लोग भी वहाँ रहते हैं, लेकिन उनका नंबर इतना ज़्यादा नहीं है कि हिंदी में वहाँ पे आपको साइंस दिखेंगे शॉप्स पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेटोइज्म का फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन गवर्नमेंट का क्रिएट किया नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने जैसे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और अपने जैसे लोग हैं उनका कल्चर है वो ही एक्सपोज करना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, फॉर एग्जांपल, और आप नहीं चाहते हैं कि कुछ वेस्टर्न वैल्यूज़ या लिबरल वैल्यूज़ आपके बच्चों में आए। वो एक प्राइमरी कंसर्न है लोगों का, जिसकी वजह से ये बिहेवियर ड्राइव होता है मेरे हिसाब से। लेकिन जो एजुकेटेड कम्युनिटीज़ हैं, एजुकेटेड तबके हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो ये बातें समझते हैं, जिनके पास अपनी लिबरल वैल्यूज़ हैं, मैं जब लिबरल वैल्यूज़ की बात करता हूँ मैं ओपननेस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, बट दे वांट टू सी व्हाट इज़ आउट देयर, दे वांट टू इवैल्यूएट फॉर देमसेल्व्स, खुद से वो ये जज करना चाहते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है या बुरी है,
और वो अच्छी चीज़ों को इम्बाइब करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने कल्चर में और अपने बच्चों की तरबियत में। तो मेरे हिसाब से वो सही तरीका है ऑफ डीलिंग विद अनसर्टेनिटीज लाइक दिस, स्पेशली अगर आप नए इमिग्रेंट हैं इनटू नॉन फ्रॉम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मान लें इन हिंदुस्तान या पाकिस्तान से आप पहली बार आप यहाँ आएंगे, तो आप you definitely feel like an outsider, and you feel like an outsider for some time. In fact, for even some people that I know who have become citizens here, who do not feel like they belong here. और उसका रीज़न है उसका रीज़न जैसे सिद्धार्थ ने कहा, हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। तो अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं, अपने तरफ से गुड फेथ एक्शंस करते हैं, जिससे आपके जो नेबर्स हैं उन्होंने पहले कभी हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी को नहीं देखा, फॉर एग्जांपल पहली बार वो आपसे मिल रहे हैं और आपने कुछ सर्टेन एक्शंस लिए जिसके वजह से वो आपकी तरफ वार्म अप हुए और आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्शंस जो है वो मेरे हिसाब से ज़रूरी है ऑन बोथ आवर साइड्स। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी मुल्क में सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, अगर आप सिटीज़न हैं या लीगल इमिग्रेंट हैं और आपके पास राइट्स हैं टू स्टे हियर एंड आप यहाँ रह रहे हैं, आप डरे नहीं हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो फिर आपको डरने का कोई रीज़न नहीं है। आपको ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि भाई आप आउटसाइडर हैं। तो दोनों तरफ से ऐसी एक्शंस, ऐसे गुड फेथ एक्शंस हो सकते हैं जिससे जो नए इमिग्रेंट्स हैं वो वेलकम फील करें, प्लस जो existing residents हैं जो not necessarily from the same culture or from the same country, they should also feel like this person is from so and so country and X, Y and Z is part of their culture, but they have acceptability to different cultures. And मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान में वो acceptability relatively कम है compared to most communities in the West, not just the US specifically, but West में आप और भी countries को ले लें, कनाडा को ले लें, यूरोप को ले लें, वहाँ पर है मेरे हिसाब से। अच्छा तारिक साहब, इंडिया के जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं या आम मुसलमान भी, तो वो पार्टीशन को और टू नेशन थ्योरी को कैसे देखते हैं? क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन जो मुस्लिम लीगी भी थे वो भी बहुत शर्मिंदा फिरते थे और बहुत सारे जो थे वो ओवरनाइट कांग्रेस के सपोर्टर बन गए और पार्टीशन के वो बिल्कुल उन्होंने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को। तो अब क्या सूरत हाल है, कैसे देखते हैं लोग पार्टीशन को, टू नेशन थ्योरी को? क्योंकि पाकिस्तान में अब ये बहुत इंप्रेशन है कि जी आजकल जो हालात हैं इंडिया में उसकी वजह से टू नेशन थ्योरी हैज बीन विंडिकेटेड। तो हाउ डू इंडियन मुस्लिम्स लुक एट दिस? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान टू नेशन थ्योरी के बारे में उतना सोचते नहीं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, मैं पहली बार टू नेशन थ्योरी का एक्सपोजर मुझे लगता है ग्रेड 9 या 10 में हिस्ट्री बुक्स से हुआ था, जब टू नेशन थ्योरी आपको हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है और आपको बताया जाता है कि भाई टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई, राइट? तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी है, आम मुसलमान है हिंदुस्तान में, वो टू नेशन थ्योरी के बारे में उतना नहीं सोचता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोचते भी हैं फॉर एकेडमिक पर्पसेस, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ी नॉलेज के डेप्थ की कमी है। तो मैंने जब बचपन में पहली बार सुना था टू नेशन थ्योरी के बारे में, तो मुझे बताया गया था कि ये जो टू नेशन थ्योरी है वो ये कहती है कि इंडिया और पाकिस्तान फंडामेंटली दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं और थे, और वहाँ पे जो लोग रहते थे या रहते हैं उनके अलग कल्चर्स हैं, उनके वो अलग जेनेटिक पूल से आए हैं और उनकी वो अलग लोग हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान में, नॉट जस्ट मुस्लिम्स स्पेसिफिकली, they are more inclined towards scientific knowledge and scientific basis of their beliefs, और
उसमें एक किताब है जो मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, कुछ साल पहले पढ़ी थी, कॉल्ड द फर्स्ट इंडियंस, जिसमें एक जो ऑथर हैं वो इंडियन ऑथर हैं। उन्होंने बेसिकली जो जेनेटिक मेकअप है इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ का, वो साइंटिफिकली एनालाइज करके ये डिटर्मिन करने की कोशिश की थी कि भाई लोग जो हैं हिंदुस्तान में, अगर आप अलग अलग रीजन्स में जाएं तो वो दिखते अलग हैं, या फिर जैसे कश्मीर में लोग हैं वो बाकी हिंदुस्तानियों से डिफरेंट दिखते हैं, या पाकिस्तान के भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ के लोग जो हैं वो डिफरेंट दिखते हैं फ्रॉम लेट्स से पीपल हु लिव इन पाकिस्तान में, पंजाब में, राइट? तो उसको एनालाइज करना अमंग दी, बिकॉज बहुत सारी जेनेटिक मिक्सिंग भी हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लोग जब आए हैं अलग अलग कंट्रीज से, और मेरे हिसाब से दैट्स द बेस्ट बुक एज फार एज कलेक्टिंग ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने खुद से रिसर्च करके ये सब कुछ उस बुक में लिखा था, बट ऐसा था कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसका एक एक्सटेंशन था जो कि इंडियन डायस्पोरा या इंडियन एंड पाकिस्तानी डायस्पोरा पे यूज़ करके उन्होंने बेसिकली उस डेटा का एनालिसिस किया था। और उस हिसाब से उस डेटा को अगर आप देखें तो हम लोग जेनेटिकली we are closer than any other race out there, if we can call ourselves a race, because in my mind human race is the race, and there are different variations to it obviously, but that is because of mutations, genetic mutations. तो scientific basis पे उसको देखना is more proper, and I know उसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि they should be taken with a pinch of salt. उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि नाज़ीज़ ने यूज़ किया था जर्मनी में टू री-एम्फसाइज और एम्फसाइज द फैक्ट कि भाई जो गोरे लोग हैं, जो कॉकेशियन लोग हैं, वो लोग डिफरेंट हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम, एंड दे आर द प्योर रेस, एंड बाकी लोग प्योर रेस नहीं है। और अगर प्योरिटी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो प्योर रेस इज़ वेयर ह्यूमैनिटी बिगैन और वो तो अफ्रीका में शुरुआत हुई थी, राइट? तो बाकी सबको हम सारे जो हैं वो मिक्सचर हैं, और प्योरिटी की जहाँ तक बात की जाए तो वो तो अगर उस तरह से लॉजिकली आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंक्लूजन आपका होगा, वो साइंटिफिक कंक्लूजन होगा आपका, नॉट नेसेसरली साइंटिफिक बट लॉजिकल कंक्लूजन होगा, बट अगेन वो सब चीज़ें जो हैं वो नुआंसेस हैं, वो आपको अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे।